हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वालों, आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 12वीं बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। आज इस चैप्टर को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। तो भैया कुर्सी की पेटी को टाइट कर लो। और ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है और सबसे बेहतरीन तरीके के नंबर भी आपको लाके देने वाला है। चलो बिना समय व्यर्थ किए जल्दी से शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बालको, अगर अब तक आप लोगों ने हमारी हेल्प बुक नहीं ली है तो जाके ले लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। बिजनेस और इकोनॉमिक्स की हर परेशानी का समाधान हो जाएगा, क्योंकि अब इसके साथ फ्री में माइंड मैप्स भी आ रही हैं। और जिन्होंने ले ली है, ज्यादा चौड़ में मत आओ, चैप्टर नंबर 2 चुपचाप ओपन करो। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि सर ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो चैप्टर का नाम है, ये प्रिंसिपल मतलब क्या है। देखो, सिंपल भाषा में बोले तो प्रिंसिपल का मतलब है सच्चाई। क्या है? सच्चाई। कोई एक नया बंदा जब भी बिजनेस करता है तो उसको बहुत सारी परेशानी आती है। तो अगर कोई पुराने व्यक्ति से वो राय मशवरा ले ले कि भैया यार तूने ऐसे किया था, कैसे होगा, तो उसका बिजनेस थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो वो एक्सपीरियंस आदमी ने कभी जीवन में झेली है, उनका फायदा इसको मिल जाएगा। भाई मैंने मान लो एक नया बिजनेस शुरू करा है कपड़ों का, तो मैं अगर ऐसे आदमी से राय ले लूं जो पिछले 5 साल से कपड़ों का बिजनेस कर रहा है, तो आने वाली परेशानियों के बारे में थोड़ा सा पहले से तैयार रहूंगा। मुझे पता होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। यानी सिंपल भाषा में बोला जाए तो उसका एक्सपीरियंस मेरी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देगा, इंक्रीज कर देगा, क्योंकि उसने जो जो एक्सपीरियंस लिया है वो मुझे बता देगा। तो मेरी एफिशिएंसी यानी कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज जो है उसमें कमी आ जाएगी और बेहतर तरीके से मैं काम कर पाऊंगा। तो यानी कि बिजनेस को चलाने के लिए भी कुछ सच्चाइयां होती हैं, कुछ ऐसे कानून होते हैं जिनको आपको अपने दिमाग में बिठाना पड़ता है। फर्ज कीजिए कि आपके पास काम बहुत सारा है, तो एक कानून है कि भैया कामों को टुकड़ों में बांट दो, हर एक व्यक्ति को एक टुकड़ा दे दो ताकि उससे वो बेहतर काम कर पाए। ये क्या है? ये बेसिक सी राय है, पर बिजनेस में इसको कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? दे आर दी स्टेटमेंट, ये वो बातें हैं जो क्या बताती हैं? फंडामेंटल ट्रुथ, सच्चाई बताती हैं। किस चीज की सच्चाई? बिजनेस करने की सच्चाई बताती हैं, जो एक्ट करती है एज अ गाइडलाइंस। क्या करती है? एज अ गाइडलाइन। यानी कि भाई देखो, ऐसा करोगे तो बेहतर रहेगा, नहीं करोगे तो तुम्हारी इच्छा है। मान लीजिए कि आपने एक नई दुकान खोली, आपके फूफा जी आ गए, वही जो पिछली बारी मैनेजमेंट में हलवाई के यहाँ बैठे थे, वो आ गए। हाँ भैया, क्या करा तूने? वाह 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 बेटा वाह, क्या दुकान खोली है। अच्छा एक काम कर, मेरी बात सुन, यहाँ पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा दे। हमारे बच्चे के भाई ने भी दुकान खोली तो उसने बोर्ड लगाया, उसका बिजनेस चल गया। बड़ा सा बोर्ड लगा, यहाँ एसी वेसी लगा दे, लाइटें वाइटें बढ़िया कर दे, ऐसे चमचमाती यहीं चमकनी चाहिए, एक कांच वांच लगा दे बढ़िया सा। फूफा जी ने राय दी। ये राय क्या है? अगर ये सच्ची राय है, सही राय है, तो एक तरीके से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उस राय को कैसे इस्तेमाल करते हो, कितना इस्तेमाल करते हो, करते भी हो या नहीं करते। तो वैसे ही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी जो है वो एक राय है, जिसको आप चाहो तो इस्तेमाल करो, चाहो तो नहीं करो। यानी कि ये गाइडलाइन की तरह मदद करती है, यानी कि आपको किसी प्रॉब्लम में फंस जाओगे तो उसका सॉल्यूशन देने में मदद करती है। किस प्रकार की प्रॉब्लम? मैनेजरियल डिसीजन। यानी कि मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर किसी भी परेशानी में हो तो ये प्रिंसिपल आपको बता देंगे कि यार ऐसा कर लो तो शायद आपको फायदा मिल जाए। अभी आपके ऊपर है कि आप ऐसा करते हो, नहीं करते हो, या कितना करते हो। तो अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो काफी सारे फीचर्स हैं इसके। सबसे पहला फीचर ये है कि भाई ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये बेसिक एंड जनरल गाइडलाइंस है। ये क्या है? बेसिक एंड जनरल गाइडलाइंस है। कोई बड़ी बातें नहीं है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, ये बहुत बेसिक बातें हैं, बहुत जनरल बातें हैं। ये आपको सीधे तरीके से चलने की बात बताती है। जैसा भी मैंने बताया कि बहुत सारे काम से परेशान हो रहे हो, कामों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, आपका काम आसान हो जाएगा। तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं भैया, बहुत बड़ी बात नहीं है, बट ये ऐसी बात है जो आपके लिए काफी फायदे की हो सकती है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? बहुत बेसिक एंड बहुत जनरल गाइडलाइंस है, जिनको आप इस्तेमाल करके काम कर सकते हो। समझ में आया? दूसरे फीचर की बात करें तो सेकंड फीचर कहता है भैया कि ये मैनेजमेंट को मदद करती है। ये जितनी भी सलाह है, जितनी भी राय है, जितनी भी बातें हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, ये बेसिकली क्यों बनाए गए हैं? ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि मैनेजमेंट को आसानी हो जाए। देखिए धंधा बहुत सालों से चल रहा है, बरसों से चल रहा है। लोगों ने कुछ करा होगा, गलतियां करी होंगी, फिर उससे सीखे होंगे, फिर गलतियां करी होंगी, फिर उससे सीखे होंगे, फिर गलतियां करी होंगी, फिर उससे सीखे होंगे। तो अगर 2000 साल से बिजनेस चल रहे हैं, तो आज अगर मैं एक नया बिजनेस कर रहा हूं तो क्या मैं वापस से 2000 साल पुरानी गलती करूं? नहीं ना। तो मैं वो गलती ना करूं, इसलिए प्रिंसिपल जो है बनाए गए हैं ताकि ये आपको मैनेजमेंट में
मदद कर पाए। अगर तीसरे फीचर के बारे में बात करते हो, तीसरा फीचर है कि भैया ये फ्लेक्सिबल है। ऐसा नहीं है कि आपको बता देखो इतना ही करना है, काम को 6 टुकड़ों में ही बांटो, 7वें टुकड़े में मत बांटना, या 5 टुकड़ों में मत बांटना, 6 में बांटो और 6 भी ये होंगे तो ही काम होगा, नहीं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। ये बस आपको बता देते बांट देगा तो आसान हो जाएगा। अब ये वो तेरी इच्छा है कि तू उसको 2 लोगों के बीच में बांट काम को, 4 लोगों के बीच में बांट, 10 लोगों के बीच में बांट, कितना बांट, एक आदमी से 10 काम करवा, 5 करवा, 4 करवा या एक ही करवा। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, रिजिड नहीं है, यानी कि एज इट इज नहीं अप्लाई करने होता, ये फ्लेक्सिबल है, आदमी अपनी इच्छा के हिसाब से इनको मॉडिफाई कर सकता है। समझ में आ गया। अगर नेक्स्ट प्रिंसिपल के बारे में बात की जाए तो भैया अगला प्रिंसिपल कहता है कि ये हवा में नहीं बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। जैसा मैंने बताया हजारों सालों से बिजनेस चल रहे हैं, हजारों सालों से, तो उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा, उसको अप्लाई करा, सीखा, अप्लाई करा, अगर सेम रिजल्ट मिल रहा है तो कहेंगे कि हाँ यार ये काम की चीज है, ये काम की चीज है। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक आदमी जो है वो अभी भी नौकरी पे लगा है और आपको लग रहा है कि ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो उसको इंस्टेंटली निकालो मत, उसको रोको थोड़े दिन के लिए, उसको पहले यहां थोड़ा सा एडजस्ट होने दो। एक बार अगर वो एडजस्ट हो जाएगा तो उसके बाद देखना कि वो कितना बेहतर तरीके से काम कर पाता है। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, कि जो भी आपके पास आदमी आया उसको स्टेबिलिटी दो, थोड़ी सी, थोड़ा रोको उसको, 1-2 महीने उसको फ्री में तनख्वाह दे दो, कोई बात नहीं है, एक बार वो सेटल हो जाएगा फिर वो अच्छा आउटपुट देने लगेगा। तो भैया ये कैसे पता लगा लोगों को कि ये प्रिंसिपल है? जब उन्होंने देखा कि हाँ यार रोक रहे हैं, तो देखो 2 महीने बाद तो अच्छा काम करने लग गया, धीरे धीरे काम और बेहतर करने लग गया। तो ये कैसे बनाए हैं? बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। अगले फीचर के बारे में बात करें तो सर ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे काम करते हैं। सर क्या होता है ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप? देखो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला कि आपको बीमारी है, कौन सी बीमारी लगा है? बुखार लगाते, सादा सिंपल। आजकल बीमारियों का भी बड़ा खतरनाक मामला है, इसका भी मामला खराब है। थोड़ा सा मुझे 1 मिनट, तार अटक गए। हाँ जी, कहां पे थे अपन? अपन थे बीमारियों पे। तो आपको एक बीमारी लगाते हैं, कौन सी बीमारी लगाए? आपको लगाते हैं बुखार। क्या है? बुखार। आपको हो गया बुखार, तो आपको आपकी माताजी पिताजी या जो भी है वो क्या बोलेंगे? भाई भाई एक गोली ले ले। कौन सी गोली ले ले? चलो पैरासीटामोल ले लो, पैरासीटामोल ले। ठीक है, इससे क्या होगा? सुधर जाए। क्या होगा? बुखार सुधर जाएगा। समझना, ये तो है कॉज और ये है इसका इफेक्ट। सिंपल भाषा में समझाने के लिए बता रहा हूं, ऐसा समझना कि भाई बुखार है तो अगर ये वाली गोली ले लेगा तो तेरी हालत में सुधार आ सकता है। कोई नहीं बताएगा आपको कि एक गोली से सुधार आ जाएगा, हो सकता है किसी को 4 गोली लगे, किसी को 5 गोली लगे, किसी को हफ्ते भर का कोर्स लगे और कोई एक दिन में ठीक हो जाए। तो भाई कितनी जल्दी सुधार आएगा वो हम नहीं कह सकते, पर हाँ अगर बुखार है तो ये काम करने से सुधार आ सकता है। तो देखिए ये है आपकी प्रॉब्लम, ये है हमारा प्रिंसिपल यानी राय, और ये है आपका सॉल्यूशन। तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे काम करते हैं, यानी कि अगर आपके सामने एक प्रॉब्लम है तो आप हमारा बताया हुआ एक प्रिंसिपल लगाओ तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है। समझ में आ गया? तो ये कहलाता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, की अगर आपको परेशानी है तो ये काम कीजिए, आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। समझ में आ गया? ठीक है जी, आगे बढ़े, आगे बताइए। तो अगले फीचर के बारे में बात करते हैं, सेकंड लास्ट फीचर। तो वो कहता है कि इंप्रोवाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है। देखो हम तो सिर्फ आपको राय देते हैं, आप उसको अपने दिमाग के हिसाब से और अपनी जरूरत के हिसाब से लगाइए और इंप्रोवाइज करिए। मतलब ऐसा नहीं है कि ये रेडीमेड वो खाना नहीं है कि लाया बस कढ़ाई में डाला और पक गया। ये क्या है? ये बस मसाले हैं। आपकी इच्छा है तो नमक तेज करो, आपकी इच्छा है तो नमक कम करो, आपकी इच्छा है तो मिर्ची तेज करो। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? ये ऐसे मसाले हैं जिसके अंदर आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, इंप्रोवाइजेशन करना पड़ेगा, ताकि ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से फिट टू बैठ जाए। समझ में आया? अगला और अंतिम फीचर के बारे में अगर बात करते हैं तो वो कहलाता है कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है जनाब। जैसे प्रिंसिपल होते हैं ना, परवेसिव है। क्या है? परवेसिव। क्या हो गया? परवेसिव। परवेसिव मतलब रिक्वायर्ड एवरीवेयर, हर जगह लगता है। वैसे ये जो प्रिंसिपल है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ऐसा नहीं है कि आप ही के लिए बिजनेस में चल रहे होंगे, दुनिया के हर बिजनेस में चलेंगे। यहाँ है, जापान में है, मलेशिया में है, यूएस में है, चाइना में है, कहीं पे भी है, ये प्रिंसिपल अगर आप लगाओगे तो बेहतर काम रहेगा।
समझ में आ गया? तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के क्या है, कुछ फीचर है। अगर सिंपल भाषा में आपको समझना है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो ये सोचिए कि आप कहीं घूमने गए, किसी बढ़िया सी जगह घूमने गए हैं और आपने एक टूरिस्ट गाइड कर लिया। अब वो टूरिस्ट गाइड के होने से क्या होगा, आपको सारी जानकारियां मिलेंगी, आप किसी अनइवन अजीब सी सिचुएशन में नहीं फंस पाओगे, और आपको अगर कोई भी समस्या होगी तो उसका अमूमन समाधान वो आपको बता देगा। आप उससे भी पूछो ना, पास में कोई बढ़िया सा होटल है, तो वो भी आपको बता देगा कि यार ये वाला ट्राई कर लो, इसमें ज्यादा बढ़िया है। हाँ, बात है कि उसमें उसका कमीशन होगा, बट हाँ, वो आपको एक राय जरूर दे देगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपके बिजनेस के लिए एक गाइड का ही काम करते हैं, जो आपकी परेशानियों के समाधान में वर्क ऑन कर रहे होते हैं। तो चलो बात करते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, इनकी जरूरत क्या है, व्हाट इज द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हाँ जी जनाब, बताइए जरा बढ़िया से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस। देखो एक एक करके समझते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये आपको डायरेक्शन देते हैं। जैसे टूरिस्ट गाइड का काम क्या होता है, देखिए वहां ऐसा था, यहाँ पर राजा जो है ना मछलियां पकड़ता था, अब यहाँ जंगल बना दिया गया है। तो ये क्या है, ये आपको डायरेक्शन दे रहा है। वैसे ही अगर बिजनेस में कहीं फंस जाओगे तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये आपको डायरेक्शन देंगे कि ऐसा कर लो, इस तरीके से आगे बढ़ लो, तुम्हारा काम जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। अगर सेकंड फीचर की बात करें तो ये आपको बेहतर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करने में मदद करते हैं। सर एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, कोई समझाता नहीं है, बस बता देते हैं। देखो एडमिनिस्ट्रेशन का सिंपल भाषा में मतलब होता है पीछे के बैकएंड के जो काम है ना, संभालने वाले। फ्रंट एंड के काम तो हम सबको दिख रहे हैं कि अच्छा ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, सामान बिक रहा है। पीछे का काम क्या है, सामान को बनाना, सामान के ऑर्डर्स को मैनेज करना, ठीक है, उनकी एंट्री इन्वेंट्री देखना, कुछ खराब हो जाता है तो उसको देखना, कस्टमर केयर, ये सारे बहुत सारे पीछे के काम है। तो बेसिकली ये एडमिनिस्ट्रेशन की कैटेगरी में आ सकते हैं। तो ये आपको एडमिनिस्ट्रेशन करने में, बिजनेस को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। क्योंकि ज्यादातर बिजनेसमैन इसलिए फेल नहीं होते कि उनकी सेल नहीं आती, बल्कि इसलिए फेल होते कि उनसे काम मैनेज नहीं होता, क्योंकि इतना सारा काम होता है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको एक बेहतर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करने में मदद कर रहे होते हैं। अगर तीसरे फीचर की बात करें तो सर इनका मेन फोकस क्या होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। भाई प्रिंसिपल बनाए ही इसलिए गए हैं ताकि किसी और के एक्सपीरियंस से आपकी एफिशिएंसी बढ़े। और एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, दो बातें बताई थी, एक थी इफेक्टिवनेस, एक थी एफिशिएंसी। क्या था एफिशिएंसी सर, एफिशिएंसी का मतलब होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये बने ही ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए हैं, ये बने ही इसलिए हैं ताकि आप रिसोर्सेज का वेस्टेज कम करो और बेहतर तरीके से काम को कर लो। ठीक है, अगले इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो सर ये हवा में बात नहीं करते। अपन ने पढ़ा ना कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो क्या है, वो साइंटिफिक डिसीजन पे काम करते, प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से बने। तो भैया साइंस के प्रिंसिपल भी तो ऐसे बने, प्रैक्टिस से, एक्सपेरिमेंट से, बार बार सेम चीज को ट्राई करा तो आउटपुट यही आया। तो ये क्या है, ये साइंटिफिक डिसीजन पे फोकस करते हैं, रूल ऑफ थंब पे काम नहीं करते। रूल ऑफ थंब सर ऐसी, ये क्या होता है रूल ऑफ थंब, अरे रूल ऑफ थंब का मतलब मेरी इच्छा, अब मैं मालिक हूं, मेरी इच्छा, भाई ऐसे काम नहीं करते। ये साइंटिफिक डिसीजन पे काम करते हैं कि क्या चीज सही है, और जो सही है वो ही होना चाहिए, जो मालिक ने कह दिया जरूरी नहीं है कि हर बार वो ही हो। अगले फीचर के बारे में, अगले इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो वो है ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पूरा करते हैं। देखो अपन ने 3 प्रकार के ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, कौन कौन से, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और तीसरा पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट, तो भैया ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रॉफिट बढ़ाने का काम तो कर ही रहे, ठीक है, सोसाइटी के बेहतर के लिए। तो जितने भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये भी याद रखते हैं कि भैया सोसाइटी का भला हो, क्या हो, भला हो, क्योंकि अल्टीमेटली सोसाइटी का भला होगा तभी तो हमारा भी भला होगा। तो जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरा करते हैं और साथ साथ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि आपके इंप्लॉइज के भी फायदे के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। देखो एक सिंपल सी बात समझना, अगर आपका एम्प्लॉय है जिसको कुछ नहीं आता, बिल्कुल खड़ा है, कुछ भी नहीं आता उसको, ये भाई क्या आता है तेरे को, कुछ नहीं मालिक, जो आप बताते हो तो या तो हाँ जी करता हूं या ना जी करता हूं, इसके आगे मुझे कुछ नहीं आता, तो ऐसा एम्प्लॉय आपके किसी काम का नहीं है। एक बहुत बढ़िया कहावत है कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको खुद तेज दिमाग का नहीं होना पड़ेगा, आपको अपने इर्द गिर्द आपकी कंपनी में जो लोग हैं ना उनको सबसे शार्प दिमाग का बनाना पड़ेगा। आप खुद तेज दिमाग के हो जाओगे, क्या उखाड़ लो, कुछ नहीं उखाड़ सकते, पर आपके आसपास वाले, आपकी कंपनी के लोग अगर तेज दिमाग के होंगे तो आप बस बैठिए, वो सारा काम अपने आप मैनेज कर लेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहता है कि भैया एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग कराओ, इनसे काम करवाओ, इनको नई नई चीजें सिखाओ, इनका डेवलपमेंट कराओ, इनका विकास होगा तो ये आपको भी बेहतर आउटपुट दे पाएंगे। तो ये सारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो कि आपको, या ये सारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस है जो कि आपको समझनी चाहिए।
अब सर आप है ना पिछले 10 मिनट से हमें बता रहे हो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऐसा है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वैसा है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का ये फायदा है। सर कौन है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कैसे दिखते हैं ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? तो चलो देखते हैं कुछ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो बेसिकली आपकी पुस्तक के अंदर दो लोग हैं जिनके बारे में आपको समझना है, जिन्होंने अलग अलग प्रिंसिपल दिए हैं। कौन लोग हैं? सबसे पहले भाई आपके पीछे दिख रहे होंगे, इनका नाम है हेनरी फेयोल। क्या नाम है? हेनरी फेयोल। और ये जो है ये 1841 में पैदा हुए थे। इनको कहा जाता है फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट। इन्होंने इन टोटल 14 प्रिंसिपल दिए। कितने दिए भाई? 14 प्रिंसिपल दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये 14 के 14 प्रिंसिपल आपके दिमाग में फिट होने चाहिए। सर ये 14 याद करने हैं? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, आपको ये प्रिंसिपल याद नहीं करने होते बेटा। क्या होता है, आपके ऐसा सवाल आता है, आपको एक बढ़िया सी केस स्टडी दे देंगे और पूछेंगे कि यहां पर कौन सा प्रिंसिपल नहीं लग रहा है या कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है। तो अगर आपको इन 14 प्रिंसिपलों का मतलब पता है, क्या पता है सर? मतलब पता है, तो आप बेहतर तरीके से काम कर पाओगे। आपको बस ये पता होना चाहिए हाँ भाई ये वाला प्रिंसिपल लग रहा है। ठीक है, तो ना तो आपको याद करने हैं और ना ही इनका सीक्वेंस फॉलो करना है। हमने कुछ बेहतरीन से लोग देखे, वो क्या करते हैं भाई साहब, हर चैप्टर के शॉर्ट फॉर्म बना देंगे। अरे मेरे को लॉन्ग फॉर्म याद नहीं हो रहे। अब पहले मैं एक्सप्लेनेशन याद करूं, फिर लॉन्ग फॉर्म याद करूं, फिर उसकी शॉर्ट फॉर्म भी याद करूं। पहले दो चीजें नहीं हो रही थी मेरे से, एक चीज और बढ़ा दी। तो आपको कोई शॉर्ट फॉर्म कुछ भी याद नहीं रखना है, आपको बस इनका मतलब समझना है। क्योंकि देखो एक बात याद रखना, हम भूलते वो हैं जो याद करते हैं। हम भूलते वो हैं जो याद करते हैं। जो समझा जाता है वो कभी भी नहीं भूला जाता। तो आपको सिर्फ चीजों को समझना है, याद नहीं करना है। रट्टू तोता नहीं बनना है, वो तो तोता भी बढ़िया काम कर लेता है। तुम्हें क्या बनना है? तुम्हें समझदार आदमी बनना है। तुम्हें चीजों को समझना है। बिजनेस रटने से नहीं, समझने से किया जाता है जनाब। ठीक है जी, चलो आ जाओ। आज क्या हो रहा भैया, चलो देखें। ओके, तो फेयल बाबा ने 14 प्रिंसिपल दिए हैं। एक एक करके अपन सारे प्रिंसिपलों को पकड़ते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल, सबसे आसान प्रिंसिपल कहलाता है डिवीजन ऑफ वर्क। क्या कहलाता है? डिवीजन ऑफ वर्क। देखो जितना छोटा नाम है इसका उतना ही छोटा इसका काम। अगर आपके पास बहुत सारा वर्कलोड है और आप फंस चुके हो कि मैं क्या क्या करूं, इकलौती जान, बड़ा परेशान, क्या क्या करूं मैं, तो ये कहता है कि भैया एक काम करो, ऐसे दो तीन लोग रख लो। एक सपोर्ट सर्विस में काम कर लेगा, एक डेटा एंट्री में काम कर लेगा, आप जरा प्लानिंग में काम कर लेना। यानी कि कहता है कि पूरे वर्क को आप दो चार टुकड़ों में डिवाइड कर दो। हर टुकड़े को बोलो जॉब। क्या बोलो? जॉब। और हर आदमी को अगर आप जो जॉब दे रहे हो उसको दो उसकी क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन एंड स्किल के हिसाब से या नॉलेज के हिसाब से। समझ गए? यानी कि सारा काम तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, तुम पूरे काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो और हर टुकड़े को बोलो एक नौकरी। और जिस आदमी को जो काम आता है उस आदमी के लिए वो नौकरी फिक्स कर लो। यानी कि वो एडिटर है तो उसको एडिटिंग की जॉब दे दो। ठीक है, तुम्हारे कस्टमर केयर का है तो एक आदमी हायर कर लो जो कस्टमर केयर को संभाल लो। यानी कि सिंपल भाषा में हर आदमी के लिए एक काम डिसाइड करो ताकि तुम फ्री हो जाओ। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या कहते हैं भैया? पहला वाला कि वर्क शुड बी डिवाइडेड इन स्मॉलर टास्क। छोटे छोटे टुकड़ों में काम को तोड़ दीजिए। हर आदमी को एक जॉब दीजिए उसकी कैपेसिटी, उसकी स्किल और उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से। अगर ऐसा करोगे तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। और अगर ऐसा नहीं करोगे, सारा काम तुम खुद ही करोगे, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, करते रहो। बहुत सारे गधे आए और चले गए। समझदार बनना है तो काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है। ये फेयोल बाबा के पहले प्रिंसिपल के अंदर कहा गया है। तो फेयोल ने जो दूसरा प्रिंसिपल दिया वो क्या था सर? उसने कहा कि जब तुम ये काम बांट दोगे तो एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, वो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फेयोल के सेकंड प्रिंसिपल क्या कहते हैं? अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन। क्या है? पावर टू टेक डिसीजन, ताकत जो आपके पास है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है जिम्मेदारी, जिम्मेदारी। फेयोल बाबा कहते हैं कि भैया जिस आदमी को तुम जितनी ताकत दे रहे हो उस आदमी को उतनी ही जिम्मेदारी दे दो, तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर पाएगी। मान लीजिए कि हमारे ऑफिस में चाय पानी का खर्चा होता है 2000 रुपए महीना। कितना होता है? 2000 रुपए महीना। मैंने एक आदमी को बोला कि ये खर्चा तू संभालेगा और उसको दिए मात्र 500 रुपए, तो क्या वो ये काम कर पाएगा? कर पाएगा क्या? नहीं साहब, कैसे कर पाएगा? 500 रुपए में 2000 कैसे उधार चढ़ाया जाएगा? तो देखो ये तो थी अथॉरिटी, जो ताकत मैंने उसको दी।
और ये थी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ये वाला काम तुझे करना है। तो अगर अथॉरिटी कम होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी, यानी कि जिम्मेदारी तो है आपको 2000 की और आपको पैसे मिले हैं मात्र 500, तो आप उस अथॉरिटी को कभी भी पूरा नहीं यूज कर पाओगे, कभी उस अथॉरिटी के बलबूते काम नहीं होगा। ठीक है। और अगर उल्टा मान लो, चलो मैंने आपको दे दिए 5000 रुपए, ऑफिस का खर्चा होता है 2000 रुपए, मुझे पता है, तो क्या हो, आपको लगता है वो 3000 मुझे वापस देगा? 3 नहीं देगा, 2.5 देगा। अरे यार वो चाय महंगी हो गई, वो थोड़ा बिस्किट नमकीन भी खा लिए थे हमने, है ना, है ना, करेगा। हाँ, करेगा भाई वो। ठीक है। तो बेसिकली क्या है, अगर आप ज्यादा अथॉरिटी दे दोगे, ज्यादा ताकत दे दोगे, तो उस अथॉरिटी का मिसयूज करेगा भाई साहब। तो फेयोल ने क्या बोला कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर तरीके से चलाना है तो अथॉरिटी मस्ट बी मैच विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी आपकी ताकत है उतनी ही आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। वो कहते हैं ना, पावर कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहीं से बना है वो, कि ताकत जो है वो जिम्मेदारियों के साथ आती है। अगर आपके पास ज्यादा ताकत है तो आपकी जिम्मेदारी भी ज्यादा होगी। तो अथॉरिटी मींस पावर टू टेक डिसीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट टास्क। फेयोल बाबा ने कहा कि इन दोनों को मैच कर दीजिए, इन दोनों का बैलेंस बना दीजिए। कुछ भी एक ज्यादा हुआ ना तो मिसमैच हो जाएगा सब कुछ। आप इन दोनों का बैलेंस बनाइए, ऑर्गेनाइजेशन आपकी बेहतर चलेगी। समझ में आ गया? पहला था काम बांट दो, दूसरा था जिसको जितनी ताकत दी है उतनी ही उसको जिम्मेदारी दीजिए। चलिए तीसरे प्रिंसिपल की बात करते हैं। तीसरा प्रिंसिपल इन्होंने कहा प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन आप और हम सब जानते हैं क्या होता है, बेसिकली रूल्स को फॉलो करना। बट जब कंपनी की बात आती है तो ये डिसिप्लिन का मतलब जो है थोड़ा सा बदल जाता है। कंपनी के माजने में ये जो डिसिप्लिन है इसका मतलब चेंज हो जाता है और ये रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के साथ साथ कमिटमेंट टुवर्ड दी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ भी बढ़ जाता है। देखो एक सिंपल बात समझना, अगर आपके एम्प्लॉय खुद को मालिक समझते हैं, यानी कि वो कंपनी को अपनी कंपनी मानते हैं, तो आपकी कंपनी बहुत बढ़िया चलेगी। पर अगर आपके एम्प्लॉय सिर्फ सैलरी उठाने आते हैं तो आज नहीं तो कल आपकी कंपनी बंद होगी ही। समझ में आ रही है मेरी बात? तो यहां पर प्रिंसिपल कहता है कि भाई डिसिप्लिन लागू कीजिए, यानी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो तो करवाइए, पर उसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखिए कि आपके एम्प्लॉइज कमिटमेंट में आ जाएं, यानी आपके एम्प्लॉइज अपना मान के काम करें। अगर वो अपना मान के काम करेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बढ़िया चलेगी। मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज दोनों को प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड कराइए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बढ़िया चलेगी। वरना क्या होगा, सैलरी लेने आएंगे, पूरे दिन आराम करेंगे, बिना सैलरी कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। चलिए चौथे प्रिंसिपल की बात करें तो चौथा प्रिंसिपल था यूनिटी ऑफ कमांड। देखो यूनिटी मतलब एक, यूनिटी ऑफ कमांड मतलब एक जगह से कमांड, एक जगह से कमांड। सर इसका मतलब क्या हुआ, मान लो आप अपनी क्लास से बाहर जा रहे हो, ठीक है, और बाहर चल रहे हो, ऐसे ही घूम रहे हो, सामने आपको मिल जाती है इंग्लिश टीचर और बोलती है बेटा एक काम कर, स्टाफ रूम में से चौक ले आ। आप स्टाफ रूम की तरफ जाते हो, आप जा ही रहे हो कि पीटी टीचर मिल जाते, रुक जा भैया, क्या हुआ, एक काम कर स्पोर्ट्स रूम में से एक बॉल लेके आ। अब क्या है, दिक्कत है, दिक्कत ये है कि इंग्लिश मीडियम का काम करोगे तो पीटी टीचर नाराज हो जाएंगे, पीटी टीचर का काम करोगे तो इंग्लिश मीडियम नाराज हो जाएंगे। तो अगर आपको दो जगह से कमांड मिली है तो एक ना एक तो नाराज हो गए, दोनों का काम आप एक साथ तो नहीं कर सकते हो। तो यहां पर बिजनेस में क्या है, एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि कमांड देने वाला जो व्यक्ति होता है ना वो एक ही होना चाहिए। कमांड देने वाला जो व्यक्ति है वो एक ही होना चाहिए। एन एम्प्लॉय शुड रिसीव, एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। एक ही सुपीरियर से, एक ही बॉस से आपको कमांड मिलनी चाहिए, तब जाके आप उस कमांड को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर पाओगे। एक कह रहा है कॉस्ट कम करो, दूसरा कह रहा है क्वालिटी बढ़ाओ, तो कॉस्ट कम करके तो क्वालिटी बढ़ाई नहीं जा सकती, तो आप फंस गए, क्या करें। तो यहां पर अगर एक जगह से ऑर्डर आएंगे तो बढ़िया काम आपका चलेगा। अगले प्रिंसिपल, पांचवें प्रिंसिपल की बात करें तो वो कहता है यूनिटी ऑफ कमांड का भाई यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कि भाई अभी तक एक आदमी से तो ऑर्डर मिल रहा है, पर अगर वो एक ही आदमी बोले कॉस्ट भी कम करो और क्वालिटी भी बढ़ाओ तो भी तो गड़बड़ हो सकती है। तो यहां पर अगला प्रिंसिपल है कि एम्प्लॉय जो है ना वो एक यूनिफाइड प्लान की तरह काम करने चाहिए। आपका गोल सबका एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी और गोल की तरफ जा रहा है, कोई किसी और गोल की तरफ जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन का जो कंबाइंड गोल है वो पूरा होना चाहिए। एक ही जगह से ऑर्डर भी मिलना चाहिए और एक ही डायरेक्शन के ऑर्डर भी
मिलने चाहिए, तब जाके आपकी कंपनी बढ़िया चलेगी। अगर अलग अलग डायरेक्शन में जाओगे तो ठन ठन गोपाल हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अगले प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल क्रमांक 6। तो ये कहता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट विद जनरल इंटरेस्ट। सिंपल भाषा में समझाएं तो ये मान लो ये है इंप्लॉय का फायदा। ये प्रिंसिपल कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन का फायदा यहां होना चाहिए, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन अपना फायदा देखे, उसमें एम्प्लॉय का भी फायदा आ ही जाए, या एम्प्लॉय अपना फायदा देखे, उसमें ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा हो जाए। कैसे होगा सर ये? अरे बहुत आसान है। तुम काम कर रहे हो, अभी मुझे वर्कलोड बहुत ज्यादा है, अभी जैसे अपनी हेल्प बुक जा रही है तो अभी हमें ओवर टाइम काम करना पड़ रहा है। भाई अपन तो क्या है, मालिक आदमी, तो अपन तो कर लेंगे, ठीक है भाई, पूरा पूरा दिन बैठ जाओ, पूरा पूरा दिन बैठ जाओ। अभी कुछ बच्चे बोले थे, 2-4 बच्चों का आया था कि सर ना किताब के जो पेज है ना वो निकले हुए हैं, मिले हमें। मैं कहा भाई ऐसे कैसे हो सकता है? तो एक दो से बात हुई, बोले हाँ सर हुआ। मैंने कहा रुक भाई, एक तो पहले हमने उसको बोला कि भाई एक एक किताब चेक कराओ। तो आज मैं ऑफिस वालों के साथ मैंने कहा चलो बैठो, हमारे पास पूरा 6-7 हजार किताबों का बंडल है, मैंने एक एक किताब को खोल खोल के चेक करो, एक भी नहीं निकली। हाँ यार, मेहनत और हो गई। तो बेसिकली क्या है, जो एम्प्लॉय है वो सिर्फ सैलरी कमाने आएगा, मालिक तो सब कुछ कर ले, पर कुछ ऐसा जुगाड़ करते हैं कि वो अपना फायदा देखे, उससे कंपनी का भी फायदा हो जाए तो मजा आ जाए। जैसे 5 बजे तक का काम तो हम ठीक है, 6 बजे तक का तो हम करा देते हैं। अब मुझे भी बहुत ज्यादा काम है, तो मैंने बोला कि जो आदमी 8 बजे तक रुकेगा उसको हम 10% बोनस देंगे। 10% बोनस के लालच में वो आदमी 2 घंटे एक्स्ट्रा रुक रहा है, और चूंकि अभी मेरा वर्कलोड ज्यादा है तो उसके 2 घंटे ज्यादा रुकने से मेरा भी फायदा हो रहा है। तो हो गया ना, दोनों का फायदा एक ही चीज से, वो अपना पैसा कमाने के लिए रुका हुआ है और उसके पैसे कमाने से मेरा फायदा हो रहा है। तो बेसिकली सबऑर्डिनेट कर दो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट से। तो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट शुड टेक प्रायोरिटी ओवर पर्सनल इंसेंटिव्स या पर्सनल इंटरेस्ट। और इसको कैसे किया जाता है? दोनों को एक ही मिलान में कर दो। समझ में आ गया? अगला प्रिंसिपल क्या कहता है जनाब? अगला प्रिंसिपल आपसे कहता है रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। देखो हम कितना भी इधर उधर की बातें करें, कुछ भी करें, पर यह बात तो बड़ी क्लियर है कि आज अगर आपको 2 ऑप्शन मिले, ऑप्शन नंबर 1 20,000 रुपए की नौकरी करनी है, सेम काम करना है, और दूसरा ऑप्शन 50,000 रुपए की नौकरी करनी है, सेम काम करना है, आप कहां जाओगे? आप जाओगे साहब 50 में। कोई भी आदमी 20 में नहीं जाएगा। यानी कि सिंपल भाषा है भैया, पैसे कमाने को तो हम काम कर रहे हैं। तो इंप्लॉय आया है पैसे कमाने को, उसको वो अच्छा चीज देनी पड़ेगी, बेहतर सैलरी देनी पड़ेगी। तो प्रिंसिपल कहता है कि भाई मार्केट में जो स्टैंडर्ड चल रहा है ना, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से आपने एम्प्लॉय को पैसा दो। आपका एम्प्लॉय सैलरी को लेकर दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो सैलरी को लेकर रोएगा तो वो कभी काम नहीं कर पाएगा। फेयोल बाबा कहते हैं उनको फेयरली एंड एडिक्वेटली पे करो जितने के वो हकदार है। अगर मार्केट में उनकी सैलरी मान लो 30,000 मिल रही है, तुम 20,000 दोगे, तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तुम्हें एटलीस्ट 30 तो देनी पड़ेगी। समझ गए? तो बाजार में जो सैलरी है आप उतनी सैलरी उनको दीजिए, फेयर सैलरी उनको दीजिए, एडिक्वेट सैलरी जितने के वो हकदार हैं वो सैलरी उनको दीजिए, वो बढ़िया तरीके से काम करेंगे। अगर आप सैलरी में कम ज्यादा करें ना तो छोड़ के भग जाएंगे दूसरे के पास, तो तुम्हारे सीक्रेट भी उठा के ले जाएंगे। समझ गए? चलिए अगला प्रिंसिपल नंबर 8 है। फेयोल बाबा कहते हैं कि भैया सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस कीजिए। सर मतलब क्या है इन दोनों का? देखो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर कंसेंट्रेशन एट टॉप लेवल या फ्यू हैंड्स, कुछ लोगों के पास ही पावर हो डिसीजन लेने की। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सबके पास, ध्यान रखना इस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके पास। सेंट्रलाइजेशन कहता है कि डिसीजन लेने की पावर सिर्फ टॉप लेवल के पास ही होनी चाहिए, और डिसेंट्रलाइजेशन कहता है कि नहीं 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 नहीं, सबके पास ताकत होनी चाहिए। भाई सब अपने अपने लेवल पर डिसीजन ले सके, हर आदमी को दूसरे से पूछना पड़ेगा तो फिर ऐसे तो बहुत डिले हो जाएगा ना मामला। अब फेयोल बाबा ने सोचा बात तो सही है, अगर सिर्फ टॉप लेवल के पास ही होगी तो बार बार चाय पीनी है सर, इसके लिए मेरे को फोन आएगा सर चाय पीनी है, पी लें क्या? तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, मैं मेरा काम करूँ या इनका चाय देखूं? तो क्या किया जाए? फेयोल बाबा ने कहा एक काम करो, जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, फाइनेंस रिलेटेड डिसीजन है, प्लानिंग रिलेटेड डिसीजन है, इसको तो कंट्रोल सेंट्रलाइज्ड, कि भाई ये तो टॉप लेवल ही लेगा, और जो बेसिक डिसीजन है, चलते फिरते जो इधर के डिसीजन है, उनको क्या कर दो? डिसेंट्रलाइज कर दो। यानी कि इन दोनों का बैलेंस बना के रखो। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली सेंट्रलाइज नहीं होगी, ना ही कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज होगी। जो कोर डिसीजन है उसको सेंट्रलाइज रखो, यानी कि कुछ लोगों के पास ही ताकत दो कि डिसीजन लेना है और क्या लेना है, और जो बेसिक डिसीजन है उसको डिसेंट्रलाइज कर दो, यानी कि ठीक है जिसके पास जितनी ताकत है उसके हिसाब से वो ये काम
कर पाए। समझ में आ गया? तो चाय के लिए मुझे फोन नहीं करते, हमने ऑफिस में एक आदमी रख रखा है, भैया 2000 रुपए तक का काम तू संभाल, तो अब वो ही कर लेता है उसमें से। तो हमने क्या करा, उस डिसीजन को डिसेंट्रलाइज कर दिया। पर किताब में कौन से क्वेश्चन डालेंगे, हेल्प बुक में क्या क्या आएगा, अपन बताएगा। तो ये क्या है, ये सेंट्रलाइज फंक्शन हो गया। तो फिर उन्होंने कहा कि इन दोनों को क्या कर दो, बैलेंस कर दो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया चलेगी। अगला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्रमांक 9 क्या कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है स्केलर चेन। देखो एक चीज समझना, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है स्कूल में, तो आप किससे बात करोगे? सर हम अपने स्कूल के मॉनिटर से बात कर लेंगे, मॉनिटर नहीं हुआ तो क्लास टीचर से कर लेंगे, क्लास टीचर नहीं हुआ तो जो वो होते हैं क्या कहते हैं हेड बॉय वगैरह होते हैं उनसे कर लेंगे, एचएम से कर लेंगे, और वो भी नहीं हुई तो सर फिर तो प्रिंसिपल सर है उनसे बात करेंगे। अगर आपको छोटी मोटी दिक्कत है, किसी बच्चे से प्रॉब्लम है, तो आप किसके पास जाओगे? क्लास टीचर के पास जाओगे, सीधे प्रिंसिपल सर के पास तो नहीं जाओगे। अगर क्लास टीचर से काम नहीं हो रहा है तो प्रिंसिपल के पास जाओगे। यानी कि स्कूल में भी हम एक पैटर्न को फॉलो करते हैं इंफॉर्मेशन के लिए। क्या करते हैं, एक पैटर्न को फॉलो करते हैं इंफॉर्मेशन के लिए। और ऑर्गेनाइजेशन में पैटर्न और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है। ये कुछ इस प्रकार से चलता है। किस प्रकार से? इस प्रकार। सर ये क्या है, ये स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब सिंपल है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये मान लो एफ जी एच आई जे के, ये अलग डिपार्टमेंट है पूरा, ये अलग डिपार्टमेंट है पूरा। ये मान लेते प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है। ठीक है, यहां पर वर्कर है, लोअर लेवल है, मिडिल लेवल है। ठीक है, मिडिल लेवल में भी 2 मान लो और लेवल आ गए, ऐसे करके है, मतलब अलग अलग लोग हैं। और ये सेल्स का डिपार्टमेंट है। तो स्केलर चेन क्या कहता है कि अगर वर्कर को, प्रोडक्शन रिलेटेड वाले वर्कर को कोई भी बात अपनी पहुंचानी है सेल्स डिपार्टमेंट तक, तो ऐसा नहीं है कि वो जाके सीधा बोलेगा, वो अपने हेड को बताएगा। अगर वो सही समझता है इस बात को तो वो अपने को बताएगा, फिर वो अपने को बताएगा, फिर वो अपने को बताएगा, फिर वो टॉप को बताएगा। टॉप को लगता है कि सही बात है तो फिर वो यहां आएगी, फिर यहां आएगी, फिर यहां आएगी, बीच में एक आदमी रह गया, यहां आएगी और फिर यहां आएगी। यानी कि आपकी जो इंफॉर्मेशन होगी वो इस पाथ से फ्लो होगी हमेशा। सर इससे तो बहुत डिले हो जाएगा, बिल्कुल डिले होता है, पर इससे एक फायदा होता है कि अब इस लाइन में आने वाले हर एक मैनेजर को पता है कि इंफॉर्मेशन क्या है। इससे आपके टॉप लेवल का समय भी बचता है और सीधी और सटीक बात आप तक पहुंचती। कभी कभी ऐसा होता नहीं कि सर हमें प्रिंसिपल सर से कुछ बात करनी है, बहुत जरूरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर बीच में 2 लोग डाल दिए जाए, क्लास टीचर ने बोला हाँ मुझे बता, तो आप उनको बताओगे तो पूरी बात में से 10% 20% बात खा जाओगे। फिर क्लास टीचर के बाद आप किसके पास गए, है वो वाइस प्रिंसिपल के पास चले गए, सेम बात अगर उनको बताओगे तो 50% खा जाओगे। सिमिलरली अगर आपके क्लास टीचर ये बात वाइस प्रिंसिपल को बताएंगे तो वो काम काम की बात बताएंगे, दो उधर की है ना सर, ये वाली बात नहीं बताएंगे। और वाइस प्रिंसिपल अगर प्रिंसिपल के पास जाएगा तो वो और भी ज्यादा काम की बात बताएगा। तो एट द एंड जो टॉप लेवल है ना, उसके बाद सिर्फ एक लाइन की बात पहुंचती है, फिर वो डिसीजन लेता है हाँ या ना, खत्म। इसके आगे पीछे कोई डिसीजन होता ही नहीं। तो यहां पर स्केलर चेन क्या कहती है कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होगी वो इस पाथ से होके चलेगी। किससे? इस पाथ से ही होके चल रही होगी, आगे पीछे कहीं भी नहीं जा रही। समझ में आ गया? पर सर मान लो कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी आ गई, तो अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी आ गई है तो फिर बाबा ने कहा है कि भैया एक पाथ बना दो, इसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। क्या बोलते हैं? गैंग प्लैन। यानी कि इमरजेंसी के समय में आप अपने ही लेवल के आदमी से बात कर सकते हो दूसरे डिपार्टमेंट में जाके। बहुत ज्यादा इमरजेंसी वगैरह, आग वाग लग गई है, प्रोडक्शन में कुछ गड़बड़ हो गई, तो वरना आपको ये जो है पाथ फ्लो करना ही करना पड़ रहा होगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलिए अगला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्रमांक 10 क्या है सर? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। सर ऑर्डर मतलब ऑर्डर देना नहीं भाई, ऑर्डर मतलब ऑर्डर देना नहीं है, ऑर्डर मतलब ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल। जैसे आपके स्कूल में अगर प्रिंसिपल सर को ढूंढना हो तो कहां मिलेंगे? सर प्रिंसिपल रूम में। अच्छा टीचर्स को ढूंढ रहा हो तो कहां मिलेंगे? सर स्टाफ रूम में। क्लास 12th कॉमर्स के बच्चे को ढूंढना हो तो कहां मिलेगा? सर क्लास 12th कॉमर्स के रूम में। यानी कि हर व्यक्ति विशेष की एक जगह है, सिमिलरली हर सामान की भी एक जगह है। तो प्रिंसिपल यही कहता है कि बेसिकली हर व्यक्ति की और हर सामान की एक स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि उस चीज को या उस व्यक्ति को ढूंढने में समय व्यर्थ ना हो। अगर सोच के देखो कोई प्रिंसिपल रूम ही नहीं है तो आप पूरे स्कूल में ढूंढते रहो प्रिंसिपल सर कहां गए, अरे अभी यहां पाए गए थे, यहां से निकले थे, ऐसा ही होता रहेगा फिर। ठीक है, पर उनकी एक जगह है तो आपको पता है कि आज नहीं तो कल, मतलब अभी नहीं तो 10 मिनट बाद सही, वो यहीं इसी रूम में आ रहे होंगे। समझ गए? सो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर? एवरीथिंग मैन एंड मटेरियल शुड बी इन इट्स प्रॉपर प्लेस, ताकि डिले ना हो, कंफ्यूजन ना हो और हर चीज के लिए
आपको पता हो कि वो चीज कहाँ मिल रही होगी। एग्जाम्पल के रूप में फाइलें यहाँ मिलेंगी, मान लो पिछले साल की है, ये करंट ईयर की है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें के अंदर आपके कुछ और डॉक्यूमेंट रखे हैं, पहले से पता है कि किसमें क्या रखा है, तो उसको ढूंढने में समय व्यर्थ नहीं होगा। प्रिंसिपल नंबर 11 क्या है भैया फेवल बाबा? फेवल ने कहा इक्विटी। भैया इक्विटी होना बहुत जरूरी है। इक्विटी मतलब इक्वल एंड जस्ट ट्रीटमेंट। इक्वल एंड जस्ट ट्रीटमेंट, चाहे पुरुष और महिला का हो, या फिर मैनेजमेंट और एम्प्लॉय का हो, टॉप और मिडिल का हो, भैया इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। मतलब सबकी बात सुनी जाएगी और सबकी बात पे सही तरीके से डिसीजन लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट है तो रैपट मार दिया, नहीं यार, वो नहीं कर सकते आप। ठीक है, आपकी गलत बात को भी सही मान ले, नहीं होगा इसका। तो क्या कहते हैं? फेयर एंड काइंड ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉयज टू बूस्ट देयर मोरल एंड मोटिवेशन। उनके मोरल को और उनके मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए आप उनसे सही और सभ्य तरीके से व्यवहार करो। ऐसा नहीं है वो आपके एम्प्लॉय हैं तो आपने उनको खरीद लिया है पूरी तरीके से कि बदतमीजी से बात करोगे। सही तरीके से बात करो तो आपके एम्प्लॉय लंबे चलेंगे, नहीं करोगे तो फिर तो जाना ही है उनको। चलिए अगला प्रिंसिपल नंबर 12, इसके बारे में अपन पहले भी बात कर चुके हैं, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। देखो क्या है, हम लोग है ना केवी से, मैं केवी से हूं, तो हमारे यहाँ ना ट्रांसफर वगैरह का कॉन्सेप्ट काफी चलता था। टीचर चले गए, ठीक है, और 20 सेशन में कोई बच्चा आ गया सरकार से, किसी और शहर के केवी से उसके पिताजी का ट्रांसफर हो गया तो वो यहाँ आ गया। तो हमने इस प्रिंसिपल को बड़ा नजदीक से समझा है। क्या होता है, जब भी कोई बच्चा, जैसे कि जिसके तुम में से अगर किसी के पिताजी जो हैं उनका फ्रीक्वेंट ट्रांसफर वगैरह होता है तो तुम उस चीज को फील करोगे। जब भी किसी नए स्कूल में जाते हैं तो 10 दिन 15 दिन थोड़ा हिचकिचाते हैं, अजीब लगता है यार, यहाँ क्या है, यहाँ पुराने में तो ऐसा नहीं होता था, है ना। फिर धीरे धीरे किसी एक से बात करते हैं, हाँ हाँ तू कहाँ रहता है, मैं यहाँ रहता हूँ, अच्छा मैं भी इधर रहता हूँ, धीरे धीरे बातें होती है। फिर 2 महीने बाद और बता कौन पुराना कौन, नहीं यार मैं तो जानता ही नहीं, अरे यार अपना तो यही बढ़िया है, ऐसा हो जाता है ना। वो कब हुआ? जब आपको थोड़ा समय दिया गया कि आप ठीक है, आप बैठिए और आराम से थोड़ा अपना टाइम लीजिए, टेक योर टाइम इजीली, टेक योर टाइम, अपना समय लो और आराम से जो है एडजस्ट हो जाओ। तो क्या होगा, 1-2 महीने के अंदर आप पूरी तरीके से रन जाओगे। फेयल ने भी यही बोला कि जब भी किसी इंप्लॉय को आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाते हो तो एक बात को याद रखिएगा कि आते ही उससे प्रोडक्टिविटी की उम्मीद मत कीजिए। आप उसको लाइए, थोड़े दिन रुकिए, थोड़ा समय लगेगा उसको, महीना 2 महीना उसको एडजस्ट होने में, और 1-2 महीने में वो अच्छा आउटपुट दे जाएगा। पर अगर आप पहले दिन से आउटपुट करेंगे कि नहीं नहीं यार 4 दिन हो गए इसको रखे हुए, काम नहीं कर रहा, निकाल दो, तो फिर वो जिंदगी भर टप्पे ही खाता रहेगा, कभी भी वो ढंग से काम नहीं कर पाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल क्या है? स्टेबिलिटी मतलब रोकना, टेन्योर मतलब काम करने का समय पर्सनल का, एक आदमी का, ठीक है। तो उसके फ्रीक्वेंट ट्रांसफर या टर्मिनेशन करोगे तो वो कभी भी आउटपुट नहीं दे पाएगा, आपको उस चीज को अवॉइड करना चाहिए। उसको जॉब सिक्योरिटी आपको देनी पड़ेगी, तभी वो बेहतर काम कर पाएगा। ठीक है जी। अगले प्रिंसिपल की बात करें, सेकंड लास्ट प्रिंसिपल फेवल बाबा का, तो वो कहता है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। देखो सेल्फ एफर्ट, मैंने कहा कि अगर आपके एम्प्लॉइज का कमिटमेंट नहीं होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू तो अच्छा काम नहीं होगा। और कमिटमेंट कैसे पता लगता है आपको? जब वो आपको भी रोकते हैं। आज हमारी टीम में कुछ ऐसे हैं, मतलब अब तो सभी हो गए ऐसे, अगर उनको लगता है कि मैंने कुछ बोला है कि ऐसा कर लो और वो हेल्थ के लिए सही नहीं है, हेल्थ मतलब कंपनी की हेल्थ के लिए, गुडविल के लिए अच्छा नहीं है, तो वो हमें रोक देते हैं, सर मत करो। समझ लो, वो मेरे को रोक देते हैं, मैं सैलरी दे रहा हूं उनको, मेरे दिमाग पे चल रही कंपनी, फिर भी वो मेरे को रोक देंगे। क्यों रोकेंगे भाई? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इस कंपनी में वो भी मालिक है, जो कि एक तरीके से सही भी बात। तो अगर आपके एम्प्लॉय के पास इतनी शक्ति है कि वो अपना इनपुट दे सकता है, क्योंकि एट द एंड वही लोग बात करते हैं, एट द एंड आपके एम्प्लॉय ही कस्टमर से जुड़े हुए हैं। तो अगर आपकी कंपनी में वो एम्प्लॉय आपको इनिशिएटिव दे सकता है, कुछ अपना दिमाग बता सकता है, अपना सजेशन दे सकता है, तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं होगा। तो फेयर ने बोला कि लोगों से सजेशन मांगो और एम्प्लॉय से सजेशन मांगो, वो सजेशन देते हैं और अगर उनका सजेशन सही लगता है आपको तो उनको रिवॉर्ड भी दो, ताकि वो बेहतर सजेशन भी दे पाए और आपको ग्राउंड लेवल रियलिटी का भी पता लग पाए। ठीक है, उनको लगेगा कि हाँ भाई हमने कुछ किया है। ठीक है जी। अंतिम प्रिंसिपल फेवर बाबा का, आखिरी प्रिंसिपल कहता है आई नहीं चलेगा, वी चलेगा। क्या चलेगा? आई नहीं चलेगा, वी चलेगा। आई शुड बी रिप्लेस्ड बाय वी, यानी कि मैं कर रहा हूं नहीं हम कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं हम कर रहे हैं। ठीक है, तो फेयोल टीम वर्क और यूनिटी पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भैया टीम वर्क से ही काम होगा, आप इकलौते कुछ नहीं कर पाओगे, लोगों को रख क्यों रखा, सबको भगा दो। फिर अगर आपको लंबे रेस का घोड़ा बनना है तो आपको सबको साथ में लेके भागना पड़ेगा। फेयोल ने कहा कि टीम वर्क लाइए, यूनिटी लाइए, तब जाके काम होगा। एक लकड़ी को तोड़ोगे टूट जाएगी, एक साथ 100 लकड़ियों को एक के ऊपर एक रख के तोड़ के देख लो, हिम्मत नहीं है तुम्हारी तोड़ने की।
क्योंकि एक लकड़ी दूसरे को बचाएगी। उसी प्रकार से अगर आप एक टीम बिल्डअप कर लेते हो तो एक आदमी की गलती दूसरा सुधार देगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी डिफेक्ट में नहीं जाएगी और बहुत बढ़िया तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी। तो एम्प्लॉइज मस्ट सी देमसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ टीम। एम्प्लॉय को लगना चाहिए कि हम जो है एक टीम के पार्ट हैं जो एक साथ काम कर रहे हैं किसी चीज को बेहतर बनाने के लिए। समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए, तो ये फेयोल मामा ने टोटल 14 प्रिंसिपल दिए थे, इनको अपन ने समझ लिया। अब जब फेयोल ने 14 दिए हैं तो एक व्यक्ति और आए, बोले हम भी देंगे भाई साहब। कौन आए? ये आए, इनका नाम था एफडब्ल्यू टेलर का। एफडब्ल्यू टेलर 1856 में ये पैदा हुए, 41 में, 56 में, 15 साल बाद। ठीक है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सिंपल भाषा में बोले तो इन्होंने कहा कि अपनी इच्छा से कुछ मत करो, साइंस लगाओ। साइंस मतलब लॉजिक लगाओ। तो हम कह सकते हैं कि ये फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब फादर ऑफ लॉजिकल मैनेजमेंट भी है, क्योंकि ये कहते हैं कि हर चीज में लॉजिक लगाइए। अपनी इच्छा से कुछ भी मत करो, रूल ऑफ थंब मत करो, अपनी इच्छा से मत करो, लॉजिक पे फोकस करो, साइंस पे फोकस करो। ठीक है, इन्होंने कहा कि साइंटिफिक मेथड्स का अप्लाई कीजिए मैनेजरियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, मैनेजमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉजिकल एक्सप्लेनेशन का यूज कीजिए, न कि किसी के कहने पे आइए। ये भी प्रिंसिपल देना शुरू कर गए। अब इन्होंने जो है 14 प्रिंसिपल नहीं दिए, इन्होंने दिए हैं मात्र 4 प्रिंसिपल। कितने प्रिंसिपल? 4 प्रिंसिपल। बहुत आसान आसान 4 प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। मेरे साथ बोलो, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस लगाओ, रूल ऑफ थंब मत लगाओ। इन्होंने कहा कि मैनेजमेंट में कोई सा भी अगर आपको डिसीजन लेना है तो हर एक डिसीजन के पीछे लॉजिक होना जरूरी है। मालिक ने कह दिया ऐसा होना चाहिए इसलिए नहीं होना चाहिए। अगर सही में ये तरीका सबसे सही है तो ही होना चाहिए। समझ में आया? तो अकॉर्डिंग टू दिस वर्क शुड बी डन यूजिंग साइंटिफिक मेथड, नॉट बाय गेस वर्क। किसी के ने कहा कि ऐसा करके देख लेते हैं, या ट्रेडिशन या ट्रायल एंड एरर कर लो ना, करने में क्या जा रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। बहुत सोच समझ के साइंटिफिक तरीके से काम होना चाहिए। तो एवरी टास्क शुड बी सिस्टमैटिक, टेस्टेड एंड प्रोड्यूस टू इंप्रूव एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ठीक है, काम समय पे होना चाहिए और एफिशिएंसी आनी चाहिए। ऐसे तरीके का इस्तेमाल आप करेंगे, मालिक के कहने से कुछ भी नहीं होगा। दूसरे प्रिंसिपल को जो इन्होंने लेकर आए उसको क्या कहते हैं भैया? उसको कहते हैं हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। मैंने पहले चैप्टर में हार्मोनी का मतलब समझाया, तो वापस लिख रहा हूं, यहां पे लिखना हार्मोनी, जिससे किसी को हार्म को नहीं, वो कहलाता है हार्मोनी। यानी सिंपल भाषा में मेल जोल बढ़ाओ और बढ़िया तरीके से काम करो। ऐसा लड़ झगड़ के काम नहीं करना है तुमको। ठीक है, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, लड़ाई नहीं करनी है, हार्मोनी मिलजुल के काम करना है। ठीक है, प्रेम भाव से काम करना है, लड़ झगड़ के काम नहीं करना है। तो टेलर बाबा का साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या था? इन्होंने कहा कि इंप्लॉय जो है, देखो फेयोल जो थे ना वो मैनेजमेंट रिलेटेड बता रहे थे, ये फैक्ट्री पे आ गए हम, ये फैक्ट्री रिलेटेड बता रहे हैं कि इंप्लॉय जो काम कर रहे हैं ना, कुछ ऐसा करो कि इंप्लॉय जो है वो एक दूसरे से कंपीट ना करे, साथ में मिलकर काम करें, बढ़िया रहेगा। ठीक है, हार्मोनी से काम करें। और तीसरा प्रिंसिपल इसी का भाई है, बोले साथ में तो काम करें पर अकेले ना करें, यानी बिना लड़े तो काम करें और साथ साथ में मिलजुल कर भी काम करें। दोनों एक ही बात है, थोड़ा सा लगे, क्या लगे? हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड मतलब लड़ाई नहीं करनी है और इसमें इंडिविजुअलिज्म नहीं लाना है। अकेले नहीं करा, ऐसा नहीं कि तुम लड़ाई नहीं कर रहे हो पर अकेले अकेले कर रहे हो, नहीं, सबके साथ मिलकर काम कर। ठीक है, तो लड़ाई नहीं कर रहा पर सबके साथ मिलकर तो कर, तो कॉपरेशन से काम कीजिए, इंडिविजुअलिज्म मत लगाइए। अलग अलग काम नहीं करना है, कॉपरेशन से मिलजुल के काम करो, बढ़िया रहेगा। एक्सटेंशन है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का। ठीक है, आपका फोकस किस पे है? टीम वर्क पे। जो वो था ना स्पिरिट डी कॉप्स, सेम यही है। आई को हटा दो वी से। ठीक है, तो मैनेजर्स मस्ट एनकरेज सजेशन, मेंटेन ओपन कम्युनिकेशन, आपस में बात कीजिए, एंड अवॉइड स्ट्राइक्स एंड अननेसेसरी डिमांड। ठीक है, मैनेजमेंट और वर्कर्स आपस में मिलजुल के काम करें, लड़ाई भी ना करें और अकेले अकेले भी ना काम करें। चौथा प्रिंसिपल बड़े काम का है, वो कहलाता है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। कि वर्कर्स का डेवलपमेंट कीजिए, विकास कीजिए, किस हद तक? टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, जितना आप बेहतर कर सकते हो, और प्रॉस्पेरिटी मतलब उनको इतना शानदार बना दो कि उनको भी लगे यार मैं यहां आया था भूलू सा और यहां इस कंपनी में आके मैं कितना बढ़िया बन गया, मैं सब कुछ सीख लिया है। तो वो आपकी इज्जत भी करेगा और आपके साथ रुका भी रहेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि यहां पर मुझे नई नई चीजें सीखने को
मिलती हैं। तो टेलर बाबा ने इन टोटल ये 4 प्रिंसिपल दे दिए, दे के वो घर जाके सो गए। अब जब सुबह उठे तो पता लगा कि यार फेयोल के 14 हैं, हमारे 4 हैं। अब नए प्रिंसिपल भी नहीं दे सकते, नाम खराब हो जाएगा ना। बोले यार क्या है ये, कल तक 4 थे, आज 5 हो गए, फिर 6 हो गए, फिर 7 हो गए, मतलब ये मजाक चल जाएगा। तो यार बोले क्या करें। तो फेयोल बाबा ने कहा कि चलो हमने प्रिंसिपल दे दिए, अब हम टेक्निक देते हैं। क्या देते हैं, अब हम अलग अलग जुगाड़ देते हैं, टेक्निक देते हैं। सर ये टेक्निक और प्रिंसिपल में फर्क क्या है? ऐसा समझ ले, प्रिंसिपल जो है ना वो सच्चाई बता रहे हैं, और टेक्निक कह रहा है कि काम करने का तरीका क्या होना चाहिए। इन टोटल करीब 7-8 टेक्निक जो है वो टेलर बाबा ने दी है। एक एक करके पढ़ते हैं। पहली टेक्निक थोड़ी बड़ी है, बात की तो सारी ये जी है। तो पहली टेक्निक क्या है जरा आइए। पहली टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप। ध्यान से समझना, बिल्कुल अलग, बिल्कुल शानदार है। फंक्शनल फोरमैनशिप। फेयोल ने बोला, फेयोल क्या, टेलर भाई ने बोला कि यार अगर तुम फैक्ट्री में परेशान हो रहे हो कि तुमसे काम नहीं हो रहा है, नहीं समझ रहा है, तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करो। ये टेक्निक कहती है, क्या कहती है ध्यान से समझेंगे। ये टेक्निक भैया कहती है कि आपकी जो पूरी कंपनी है, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको 2 टुकड़ों में बांट दीजिए। एक होगा प्लानिंग डिपार्टमेंट, एक होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट बनाइए जो सिर्फ प्लान करेगा, और एक जो है उस प्लान पे एग्जीक्यूशन करेगा। ऐसे 2 डिपार्टमेंट बांट दो, और हर डिपार्टमेंट के अंदर इन टोटल 4-4 हेड बनाइए। कितने हेड बनाइए? 4-4 हेड बनाइए। प्लानिंग में भी ये 4 हेड होंगे, ऑपरेशन में भी ये 4 हेड होंगे। याद रखिएगा वर्कर्स इनके नीचे हैं, उन्होंने कहा वर्कर को इनके नीचे रखिए। ठीक है, अब ये इसके नीचे वर्कर हैं, इसके नीचे वर्कर हैं, इनके नीचे, सबके नीचे वर्कर्स हैं। पर क्या बोला गया कि भैया जो आपकी फैक्ट्री है उसमें अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो 2 डिपार्टमेंट बना दीजिए, एक प्लानिंग है, एक ऑपरेशनल है। प्लानिंग के अंदर 4 हेड रखिए और ऑपरेशनल के अंदर 4 हेड रखिए। चारों हेडों को देखे सर क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले पकड़ते हैं इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। देखो पहले अपन पढ़ रहे हैं प्लानिंग डिपार्टमेंट के हेड, यानी कि ये लोग काम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ प्लान करेंगे। क्या करेंगे? ये सिर्फ प्लान करेंगे साहब। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ये क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शन देने का काम करते हैं कि भैया काम कैसे होगा, कब होगा, किस प्रकार से होगा। ठीक है, ये सिर्फ प्लानिंग डिपार्टमेंट में इंस्ट्रक्शन देंगे साहब, एक समझाएगा कैसे होना है, काम क्या होना है। दूसरे हैं रूट, किस तरीके से काम होगा, पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना, तो एक रूट डिसाइड कर ले ताकि एफिशिएंसी आ जाए। होता ना कि भाई पहले ये कर लोगे, फिर दूसरा काम ये करना, फिर तीसरा काम ये करना, तो क्या है समय खराब नहीं होगा। ठीक है, जैसे कुरियर में होता है ना कि भाई पहले एक एरिया पकड़ लो, इस एरिया में डिसाइड कर लो कि यहाँ कहाँ कहाँ पे कुरियर देना है, तो ऐसे चलना कि तुम्हें वापस घूम के आने की जरूरत ना पड़े। तो ये क्या करते हैं? रूट डिसाइड करते हैं। तीसरा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, इनका काम क्या होता है? कितना टाइम लगना है काम को करने के लिए, कितना कॉस्ट लगना है, खर्चा लगना है, ये आप डिसाइड करो। एक स्टैंडर्ड टाइम और स्टैंडर्ड खर्चा डिसाइड कर लो। याद रखें खुद कुछ नहीं कर रही है, ये सिर्फ डिसाइड करना है, प्लानिंग कर रहे हैं। और चौथा डिसिप्लिनरियन, जो बेसिकली डिसिप्लिन मेंटेन करने में जो है काम कर रही है कि सब चीजें कैसे काम के थ्रू होनी चाहिए। ठीक है, अब इन चारों ने प्लानिंग कर ली। अब बात करते हैं ऑपरेशनल डिपार्टमेंट या एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट। ये फैक्ट्री लेवल पे काम करेंगे। इनमें सबसे पहले आता है गैंग बॉस, जो सारे रिसोर्सेज जुगाड़ने का काम करेगा। ये आना तो कहां से आना, ये आना तो कहां से आना, ये आना तो कहां से आना, ये सारे रिसोर्सेज इकट्ठे करेगा। दूसरा स्पीड बॉस, ये इंश्योर करेगा कि इस भाई ने जो टाइम डिसाइड किया है उस टाइम के अंतर्गत काम हो रहा है। इसने बोला कि अगर एक दिन में इतना बनना चाहिए, तो ये डिसाइड करेगा कि हाँ बन रहा है फैक्ट्री लेवल पे। तीसरा रिपेयर बॉस, कि अगर कोई मशीन खराब हो जाती है तो इसको पकड़ना है, बस ये आपका काम कर देगा, ऐसा एक आदमी रख लो। चौथा इंस्पेक्टर, जो कि क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर काम करेगा। किसके ऊपर? क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर काम करेगा, क्वालिटी को मैनेज करने का काम करेगा। तो पहला क्या दिया इन्होंने टेक्निक कि अगर आप परेशान हो रहे हो फैक्ट्री पे तो 2 डिपार्टमेंट बना दो, प्रोडक्शन और ऑपरेशनल। प्रोडक्शन क्या? प्लानिंग और ऑपरेशनल। प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 हेड ये रहे और ऑपरेशनल में 4 हेड ये रहे। इनको काम थमा दो, इनके नीचे वर्कर डाल दो, तुम्हारा काम बढ़िया हो जाएगा। ठीक साहब, समझ गए? ठीक है, तो ये थी इनकी पहली टेक्निक। पहली टेक्निक ये थी जो परेशान कर रही थी। दूसरी टेक्निक के बारे में बात करें तो दूसरी टेक्निक बड़ी सिंपल है। टेक्निक का नाम है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। देखो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है हर चीज का एक स्टैंडर्ड सेट कर दो। जैसे आपने देखा होगा, आप कभी फोन लेने जाओ तो आप डिस्प्ले में एक पीस देखते हैं, आपके डब्बे के अंदर जो पीस है वो चला के देखा कभी?
90% केसेस में हम वो चला के नहीं देखते, बट डिस्प्ले में सेम मॉडल का पीस देख के हम उठा के ले आते, क्योंकि हमें ये भरोसा है कि जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट या जो स्टैंडर्ड इसका है, सेम टू सेम टच फील से लेकर के क्वालिटी भी डब्बे के अंदर भी वही मिलेगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि फोन बनाने वाली कंपनी हर एक मॉडल को बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करती है। ये टेलर बाबा ने दिए हुए। क्या कहना है? इन्होंने कहा है कि मटेरियल, टूल, मेथड, हर चीज का एक फिक्स स्टैंडर्ड होना चाहिए कि ये ऐसे ही होगा और इतना इतना ही करना है ताकि काम जो हो आसान हो। दूसरा इन्होंने बोला सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क कर दो भाई साहब। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क का सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका मैकडोनल्ड। कौन है? मैकडी है भैया। अब मैकडोनल्ड क्या करता है? मैकडोनल्ड चाहे तो क्या चाउमीन नहीं बेच सकता, पास्ता नहीं बेच सकता, डोसा नहीं बेच सकता, सब बेच सकता, पर वो बेचता सिर्फ बर्गर है। उसने इस प्रिंसिपल को अप्लाई करा है कि हम बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं रखेंगे, कम वैरायटी रखेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे काम। 10 वैरायटी रखो और 10 में मास्टर बन जाओ। 200 वैरायटी रखेंगे, चलेगी वही 8-10, बाकी सब बस रख रखिए नाम के लिए, तो आप अच्छी पोजीशन नहीं बना पाएंगे। तो क्या बोला टेलर बाबा ने? सिंप्लीफाई कर दो काम को, अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन को कम कर दो। जूस वाली दुकान पे देखो, एक जूस वाला होता है 200 तरीके के जूस बेच रहा है, एक जूस वाला 10 तरीके के बेच रहा है। 10 वाले की क्वालिटी ज्यादा अच्छी मिलेगी, क्योंकि 200 वाले को कॉस्ट भी मैनेज करनी पड़ेगी, चीजें सड़ भी जाएंगी और साथ साथ में सब खिचड़ा कर देगा, वो मिला मिलू देगा सब कुछ, है ना, इसी में ये और इसी में वो कर देगा। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन पे काम करना है। फिर टेलर बाबा ने क्या बोला? स्टैंडर्डाइज कर दो और सिंप्लीफाई कर दो। तीसरी चीज, तीसरा कॉन्सेप्ट जो टेलर लेके आए वो था फटीग स्टडी। फटीग का मतलब रेस्ट इंटरवल। फटीग का मतलब क्या होता है? रेस्ट इंटरवल। जैसे आपने कभी सोचा है कि आपके स्कूल में एक ही बार क्यों इंटरवल होता है, दो दो बार क्यों नहीं होता? यही है उसके पीछे, इन्हीं का लॉजिक चलता है। तो टेलर बाबा ने कहा कि भैया रेस्ट इंटरवल जब आप आदमी को दो तो अपनी इच्छा से मत दो, इस पर प्रॉपर स्टडी करो, कैसा काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, कब वो थक जाता है और कब उसको रिफ्रेश होने की जरूरत है, कितनी देर रिफ्रेश होने की जरूरत है। तो टाइम, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल जो है वो बहुत सोच समझ के डिसाइड करनी चाहिए। अगर कोई मैनुअल वर्क कर रहा है तो 2 बार उसको छुट्टी दे दो, ठीक है। दिमागी वर्क कर रहा है तो शायद 1 बार की छुट्टी में काम हो जाएगा। छुट्टी भी इतनी बड़ी नहीं देनी है, जैसा आपने देखा होगा लेबर काम करती है तो बीच में आधे 1 घंटे की छुट्टी लेते हो पूरे, वो खाते पीते आधे घंटे सोते हैं। अगर उनको हम बोले कि नहीं ये छुट्टी नहीं लेनी है, तुमको 15 मिनट छुट्टी लेनी है, तो वो काम ही नहीं कर पाएगा, उसकी एफिशिएंसी खराब हो जाएगी। तो टेलर बाबा ने क्या बोला कि जो फटीग स्टडी करोगे, रेस्ट इंटरवल की स्टडी करोगे कि कितनी देर तक का आपको रेस्ट इंटरवल मिलना चाहिए ताकि आप वापस से बेहतर तरीके से काम कर पाओ, एफिशिएंसी बढ़ा पाओ, ये बहुत सोच समझ के डिसाइड आपको करना पड़ेगा, फटीग स्टडी लगा के करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बस हवा में ही कर रहे हो। चौथी टेक्निक जो इन्होंने कही वो थी मेथड स्टडी, यानी कि किस तरीके से आपको काम करना है ये किसी के कहने पे मत सोचो। ऐसा नहीं मालिक ने बोला ये तरीका सही है तो सही है, नहीं, 2-4 तरीके को देखो, दोनों चारों तरीकों को अप्लाई करो, जिस तरीके में सबसे बेहतर आउटपुट और सबसे कम कॉस्ट आ रही है उस तरीके को इस्तेमाल करो। मालिक के कहने से कुछ नहीं होगा, जो सही है उस तरीके को यूज करो, ऐसा तरीका जो आपका समय बचाए, कॉस्ट बचाए और एफर्ट को भी बचा ले। ठीक है, पीपीटी भी बचा लेगा। चलिए अगला, नेक्स्ट नेक्स्ट तरीका क्या है भैया? नेक्स्ट जो आपकी टेक्निक है वो है आपकी टाइम स्टडी। टाइम स्टडी कहती है बेसिकली कि किसी भी काम को करने का जो समय है वो पहले से डिसाइड होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड टाइम सेट करो। क्या करो? एक स्टैंडर्ड टाइम सेट करो कि एक काम को करने के लिए कितना आपको समय देना चाहिए, और उस टाइम के हिसाब से आप देखो कि आपका वर्कर एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है। किसी एक काम को करने का एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स होना चाहिए। जैसे आपने बोला कि भैया एक दिन में 100 पेन बना दो, पर मेरी मशीन 1 घंटे में 2 ही पेन बना पाती है, तो क्या 100 पेन बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे भाई साहब। यहां पर टाइम स्टडी करो ना कि मशीन कितनी देर चलती है, कितना प्रोडक्शन करती है और कितने घंटों तक चलेगी, ये सारी चीजों का टाइम स्टडी करो और उसके हिसाब से आप एक स्टैंडर्ड टाइम सेट करो काम करने का। अगली जो स्टडी है वो है जनाब आपकी मोशन स्टडी। ये बड़ी काम की स्टडी है। जब हम है ना, ये मान लो तुम्हारा क्लासरूम है, कक्षा 12वीं कॉमर्स, ठीक है, तुमने कहा कि सर हमें बाथरूम जाना है, तो ये तुम क्लास से निकले, ये वॉशरूम है, तो तुम यहां से यहां चले गए। अब जब वापस आएंगे तो हम यूं आएंगे,
यूं आएंगे, पूरे स्कूल में भ्रमण करके आए। इमेजिन करो कि अगर तुम्हारी क्लास से वॉशरूम जो है वो 2 माले का फर्क होता, तो तुम पहले पीरियड में जाते, चौथे में वापस आते। तो ये इन्होंने ही दिमाग लगवाया। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि आप मोशन स्टडी करिए। मोशन स्टडी का मतलब जितने भी वर्कर्स हैं उनके मोशन को देखिए कि वो पूरे दिन में कहां कहां जा रहे हैं, पानी पीने भी जा रहे हैं, खाना खाने भी जा रहे हैं, ठीक है, वॉशरूम भी जा रहे हैं, तो कितने मोशंस वो कर रहे हैं वो देखिए। उन मोशंस को 2 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। एक होगा प्रोडक्टिव मोशंस, जिससे फायदा मिल रहा है ऑर्गेनाइजेशन को। एक होगा अनप्रोडक्टिव मोशन या नॉन प्रोडक्टिव मोशन, जिनको अननेसेसरी भी बोलते हैं, और इसको कट डाउन कर दीजिए। जैसे आपके क्लास से 50 मीटर के अंतराल में ही वॉशरूम होगा हर स्कूल में, क्योंकि पता है कि अगर ये 50 की जगह 500 मीटर के अंतराल में हुआ, 500 मीटर दूर हुआ, तो बहुत ज्यादा समय खराब हो जाएगा, इसलिए पास में रख दिया। पानी पीने के लिए सर, अगर एम्प्लॉय को पानी पीना है, अगर उसको 3 माले दूर जाना पड़े, तो पहले वो मन बनाएगा पानी पीने का, मान लो 5 मिनट मन बनाया उसने, फिर पानी की बोतल लेके नीचे उतरा 5 मिनट, फिर पानी भरा, वहां थोड़ी देर पिया, फिर इंतजार करा 5 मिनट, फिर आके बैठा, फिर 5 मिनट, फिर बैठ के मन बनाया, फिर 5 मिनट, यानी कि एक बार का पानी पीने के लिए उसको 25 मिनट लग गए। दिन में 4 बार अगर वो पानी पीने जा रहा है तो 100 मिनट हो गए, यानी अंदाजन अप्रोक्सीमेट 1.5 पौने 2 घंटा, 2 घंटे का टाइम मान लो। ये तो पानी पीने में निकल रहा है एक आदमी का। अगर इसकी जगह उसकी सीट पर पानी की बोतल रेडी कर दी तो 2 घंटे ज्यादा काम कर रहा है वो, सिर्फ एक पानी की बोतल उसकी डेस्क पे पड़ी ऐसी। तो टेलर बाबा ने क्या बोला? प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव 2 कैटेगरी में बांट दीजिए, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को जितना हो सके कम कर दीजिए, आपकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। नए लोगों को रखने की जरूरत नहीं है, पुराने लोग ही बेहतर काम कर पाएंगे। नेक्स्ट, अगली जो स्टडी थी वो स्टडी या वो टेक्निक थी आपकी डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशियल मतलब अलग अलग, पीस वेज हर एक पर्टिकुलर सामान का वेज का सिस्टम बना दो। जैसे हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी सेट करी, मान लो 100, कि एक दिन में 100 स्टैंडर्ड है, यानी 100 यूनिट एक आदमी प्रोडक्शन कर सकता है। हमने कहा कि जो आदमी 100 से कम बनाएगा उसको हम देंगे 3 रुपए पर यूनिट, और जो आदमी 100 से ज्यादा बनाएगा या 100 बनाएगा उसको हम देंगे 7 रुपए पर यूनिट। आप समझना, आपने अगर 99 यूनिट का प्रोडक्शन किया है तो आपको इतना मिलेगा, 9 तिया 27, 2 9 तिया 27 और 2 297 रुपीज आपको मिल रहे हैं। और अगर आपने 100 यूनिट बना दी या 101 बना दी या 102 बना दी, 100 ही पकड़ते हैं पहले तो आपको कितना मिलेगा? 100 इंटू 7, 700, यानी कि 99 से 100 मात्र 1 यूनिट बनाने पे आपकी कमाई 400 रुपए बढ़ गई ना। तो हर आदमी क्या सोचेगा, भाई मैं 100 से ज्यादा ही बनाऊं, कुछ भी करूं 100 तक तो पहुंच ही जाऊं, और 100 तक पहुंच गया ना तो फटाफट 105, 110, 120, 130 तक पहुंच जाओ, क्योंकि आज 100 तो पूरे हो गए, अब जितना भी बना रहा हूं उसका 7 रुपए मिल रहा है। तो क्या बोला टेलर बाबा ने कि डिफरेंशियल अलग अलग पीस वेज सिस्टम कर दो। जो प्रोडक्टिव वर्कर है, जो एफिशिएंट है, जो आपके स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से कम प्रोडक्शन कर रहा है, मतलब मान लेते हैं जो ज्यादा कर रहा है, यानी कि जो एफिशिएंट एम्प्लॉय है उसको डबल पैसा दो, थोड़ा ज्यादा पैसा दो, और जो स्टैंडर्ड से कम कर रहा है उसको इनएफिशिएंट की कैटेगरी में डाल दो, उसको कम पैसा दो। तो अगले दिन जो कम पैसा करने वाला है वो भी ज्यादा करने की सोचेगा, और जो ज्यादा कर रहा है वो तो सोचेगा भाई कल तो ज्यादा किया था आज भी ज्यादा करूं। इससे आपका प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और अंतिम और आखिरी जो है वो है मेंटल रिवॉल्यूशन। क्या है? मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन का सिंपल भाषा में मतलब होता है भाई वर्कर और मैनेजमेंट ये दोनों एक दूसरे को अच्छी निगाहों से देखें। अच्छी निगाहों मतलब ऐसा लड़ने के लिए नहीं देखें एक दूसरे से, हाँ भाई प्रॉब्लम है तो तू बता दे, प्रॉब्लम है तो आप बता दो, ऐसी वाली निगाहों से देखें, और एक दूसरे की तरफ प्रेम भाव समभाव रखें तो बढ़िया होगा। ठीक है, तो इन दोनों का मेंटल एटीट्यूड जो है वो एक दूसरे की तरफ चेंज होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे ना तो नुकसान किसका होना? नुकसान तो कंपनी का ही होना भैया। तो इसलिए मेंटल रिवॉल्यूशन करो, काम बढ़िया रहेगा। तो ये दिए टेलर बाबा की 8 टेक्निक, 4 प्रिंसिपल 8 टेक्निक, और उन्होंने दी टोटल 14। ठीक है जी, तो बालको ये आपका चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। चैप्टर में कोई भी परेशानी, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। जिन लोगों ने अब तक हमारी हेल्प बुक नहीं ली है, बीएसटी की है, ऐसी भाई इको की भी है, और हो सकता है अकाउंट्स की भी जल्दी आ जाए, नीचे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ चेक कर लेना। ये आपकी हर परेशानी का समाधान है। कोई सी भी परेशानी बिजनेस स्टडीज में है समाधान है, इको में है समाधान है,
और अब तो हम चार्ट भी दे रहे हैं साथ में, बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े, जिससे आपको फॉर्मूला रिवाइज करना है या कुछ भी चीज फटाफट दिमाग में बिठानी है, सब कुछ हो जाएगा। इसको अपनी डेस्क पे लगाइए और बढ़िया तरीके से 12वीं में नंबर लाइए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो जरूर बताएं। तब तक के लिए